Hello everyone. Today we are going to look the uses of H1 antihistamines. Okay, so the first use, basically the uses of H1 antihistamines, they are based upon, but how much it is able to block the histamine, means block the effect released by histamine. Okay, and on the basis of the sedative property, on the basis of the anticholinergic properties, these are the main factors. Okay, the first we are looking the allergic disorders. So this one, the H1, the antihistamines, that does not suppress the antigen and antibody reaction. So here we will write antihistamines do not suppress antigen antibody reactions. Okay, what they affect? They block the effect of released histamine. Understood? मीन्स ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो जैसे जो मास्ट सेल से हिस्टामिन कब रिलीज होता था, जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता था तो मास्ट सेल से हिस्टामिन का रिलीज होता था. ओके, एंड ऑन द सरफेस मतलब कि आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी तो ये सप्रेस नहीं कर रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन को, बट जो हिस्टामिन उससे रिलीज हुआ उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है. ओके, सो दिस वाज द थिंग. सो आफ्टर दैट it effectively control immediate type of allergies. Which type? Example is itching, urticaria, seasonal hay fever, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. ओके, बट मतलब इनकी जो एक्शंस होता है, जो कंट्रोल करने का एक्शन है, बहुत धीरे धीरे होता है. सो द एक्शन इज स्लोअर. इसीलिए जब किसी को लैरेंजियल एंजियोएडिमा हो जाता है तो उसको हम लोग एड्रेलिन देते हैं ना कि एंटीहिस्टामिन्स, क्योंकि एड्रेलिन में तो फास्ट एक्टिव रहता है और वही सेव कर पाता है पेशेंट को. ओके, तो किस किस में कंट्रोल करता है? इमीडिएटली इफेक्टिवली कंट्रोल करता है इमीडिएट टाइप ऑफ एलर्जी, इचिंग में, यूट्रिकुलेरिया में, सीजनल है फीवर में, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में. ठीक है, और किसी को अगर राइनाइटिस हो गया है ना, डर्मेटाइटिस है, क्रॉनिक यूट्रिकुलरिस है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, H2 एंटागोनिस्ट H1 एंटागोनिस्ट के साथ मिला के देते हैं तो ज़्यादा एक्शन आता है. एंड द इम्पॉर्टेंट इज कि जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, एंटीहिस्टामिन, दिस आर इनइफेक्टिव इन ब्रोंकियल अस्थमा. किसमें होता है इनइफेक्टिव? ब्रोंकियल अस्थमा में इनइफेक्टिव होता है. और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजन दैट इज द ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर जो है, ये मोर इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है, मोर इम्पॉर्टेंट मीडिएटर दैन हिस्टामिन. और जो हम लोग एंटीहिस्टामिन दे रहे हैं वो ये मतलब कि बहुत हाई कंसनट्रेशन में हिस्टामिन रिलीज करता है, तो उसको जो मतलब रिलीज़ हुआ लोकली, जो कि ब्रोंकिया में रिलीज हुआ, उसको वो नहीं ब्लॉक कर पाता है. ओके, तो सो कंसनट्रेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन attained at the site, this is not sufficient to block high concentration of histamine that is released locally in the bronchi. तो ये जो इस केस में हम क्या समझे कि जो ल्यूकोट्राइन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडिएटर होता है हिस्टामिन से, और जो एंटीहिस्टामिन लोग देते हैं इस साइड पे वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है कि जो हम लोग ब्रोंकाई में जो हिस्टामिन रिलीज हुआ उसको मतलब कैंसिल करने के लिए. तो दिस एंड सो द एंटीहिस्टामिन इनइफेक्टिव इन द ब्रोंकियल अस्थमा.
तो उसके बाद हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि कुछ जो सीजनल अस्थमा होता है उसके लिए सिट्रीजिन जो है, सिट्रीजिन आर द न्यूअर कंपाउंड्स, नो, दे आर द न्यूअर जनरेशन एंटीहिस्टामिन, दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द सीजनल अस्थमा. एक तो हमने एक इफेक्ट पढ़ लिया फॉर इन एलर्जिक डिसऑर्डर. नाउ सेकेंड, दैट इज इन द कॉमन कोल्ड. जो एंटीहिस्टामिन है, एंटीहिस्टामिन्स, ये मतलब कि जो हमें कॉमन कोल्ड लगा उसको जल्दी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम में ठीक कर देता है. सो दे डू नॉट अफेक्ट द कोर्स ऑफ द इलनेस बट अफोर्ड द सिम्टोमेटिक रिलीफ. कैसे? बाई एंटीकोलिनर्जिक मतलब उस सिक्रीशन को कम कर देगा. ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक रिलीफ करेगा, मतलब क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड राइनोरिया, ओके, और सेडेटिव एक्शन. और तो फिर इसमें जो कॉमन कोल्ड में हम क्या देख रहे हैं, जो इसकी साइड इफेक्ट है, जो फर्स्ट जनरेशन का जो साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे काम कर रहा है. ओके, सो अब जो सेकंड जनरेशन उसकी तो साइड इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक नहीं है. इसका मतलब जो सेकंड जनरेशन के जो ड्रग्स हैं वो इनइफेक्टिव रहेंगे फॉर द कॉमन कोल्ड. ओके, नाउ द थर्ड यूज विच वी विल लुक ऑफ द H1 antihistamines. थर्ड इज द मोशन सिकनेस. फॉर द मोशन सिकनेस हम देखेंगे कि द ड्रग्स लाइक प्रोमिथाजिन, डाइफिनाइल, हाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रानेट, ये सब जो ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली 1 आवर पहले, 1 घंटा 1 आवर बिफोर हम लोग जर्नी स्टार्ट करें, स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी हम लोग ये ड्रग्स लेंगे, स्टार्टिंग द जर्नी. ओके, जो प्रोमिथाजिन है वो उसकी एक और फंक्शन है कि ये मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज़ होता है, इन द मॉर्निंग सिकनेस. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द जो मतलब कि ड्रग इंड्यूस्ड ये है, तो उसमें भी इन द पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग. ओके ना, पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग. ओके, आफ्टर मोशन सिकनेस we are going to look about the fourth is it is used in the vertigo. Okay, it means that vertigo, basically what is vertigo? This is felt as vertigo, it is felt as spinning sensation. Okay, that is the rotation of surroundings. या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं सेंस ऑफ मूवमेंट व्हेन देयर इज नन. ओके, जो माइल्ड वर्टिगो होता है, माइल्ड वर्टिगो, दिस इज कॉल्ड एज डिजीनेस. ओके, जो वर्टिगो होता है वो बेसिकली जो वेस्टिबुलर आई का प्रॉब्लम होता है, इट इज मोस्टली ऑफ वेस्टिबुलर ऑरिजिन. और मतलब कि चूँकि फिर जो वेस्टिबुलर ऑरिजिन ईयर से तो रिलीज़ होता है, बट उसके बाद बहुत सारे पेरिफेरल सेंट्रल कॉज के कारण ये नोजिया वोमिटिंग के साथ ये कंबाइन कर जाता है. ओके, सो ये वर्टिगो में भी एक्शन मतलब हेल्प करता है. तो इसमें फिर इसका क्या बोलेंगे कि जो बेसिकली जो ये वर्टिगो है उसमें एक मेडिसिन आता है दैट इज कॉल्ड लैब्रिंथाइन suppressant, means that is a vestibular suppressant, and this is the medication. These are the principal drug for the management of vertigo. और उसके साथ साथ attendant nausea and vomiting.
सो फिर ये आएगा कि जो लैब्रेंथिन सप्रेसेंट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टिबुलर सप्रेसेंट। ये कौन कौन से हैं? ओके, तो इसमें आ जाएगा H1 एंटीहिस्टामिन, H1 एंटीहिस्टामिनिक। ओके, H1 इसका एग्जांपल H1 एंटीहिस्टामिन। और इसमें कौन कौन सा आता है? सिनारेजिन और डाइमेनहाइड्रीनेट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्टिगो। आफ्टर दिस फोर्थ में वर्टिगो। और कहाँ कहाँ पे हम लोग H1 एंटाहिस्टामिन का यूज़ करते हैं? फिफ्थ इज द प्री एनेस्थेसिक कंडीशन। इसमें क्या क्या होता है? प्रोमिथाजिन यहाँ पे यूज होता है। इसकी प्रोमिथाजिन की कौन सी प्रॉपर्टी? बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक और सिडेटिव प्रॉपर्टी है जो कि यूज होता है। ओके, सो हियर इसका एंटीकोलिनर्जिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी जो है इट इज यूज इन प्री एनेस्थेटिक कंडीशन। नाउ 6 इज कफ। तो जो एंटी हिस्टामिन्स हैं, एग्जाम्पल लाइक क्या क्या? क्लोरफिनारामीन, डाइफिनाइल हाइड्रामीन, प्रोमिथाजिन। ओके, ये सब यूज़ होता है। तो ये सब बेसिकली क्या करता है? ये मतलब कि इसका मतलब कफ को सेलेक्टिवली ये मतलब ब्लॉक नहीं करता है। बेसिकली इट मतलब कि इसका भी जो मतलब कि जो साइड इफेक्ट है ना H1 का, वो ये यूज़ होता है। दैट इज़ द मतलब कि रिलीफ करता है बाय सेडेटिव एंड बाय द एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ओके, तो कफ में भी ऐसे काम हो गया। उसके बाद पार्किंसोनिज्म में भी यूज़ करते हैं प्रोमिथाजिन को, ठीक है ना। मतलब कि ये भी वही एंटीकोलिनर्जिक और सेडेटिव में जो उसके साइड इफेक्ट है ना वो ये सब में काम कर रहे हैं, जिसमें भी ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी के कारण जो अगर हमें वो यूज़ हो रहा है, मतलब उसकी यूज़ हो रही है, मतलब दैट मीन्स दैट उसके साइड इफेक्ट्स हमें काम कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज सिडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंड एक्सोटिक में भी यूज़ होते हैं। So here you can write 7th, that is used as sedative, hypnotic and anxiolytic. Okay, तो जो एंटीहिस्टामिन with CNS depressant action, ये यूज होता है और यूज्ड एज सेडेटिव एंड इट इंड्यूस द स्लीप इन चिल्ड्रेन। बट हमें जैसे जब हमने कुछ बच्चे को जब प्रोमिथाजिन दिया गया तो उसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, ठीक है ना, और बहुत मतलब कुछ डेथ भी रिकॉर्ड हुआ। ओके, सो चिल्ड्रेन एज्ड 2 years और लेस उनमें हम लोग सेडेटिव ऐसे हिप्नोटिक्स एंड एंटीऑक्सिलाइटिक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द H1 मतलब एंटाहिस्टामिनिक जो है उनके यूजेस क्या क्या हैं। ओके, नाउ वी विल लुक द H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट, तो सबसे पहले नेम की कौन कौन से H2 एंटाहिस्टामिन्स है। द फर्स्ट H2 ब्लॉकर इज बुरीमाइड। ओके, दिस वाज द फर्स्ट H2 ब्लॉकर। ओके, उसके बाद भी बहुत सारे आया जैसे मेटियमाइड। ओके, देन सिमेटिडीन, देन रेनिटिडीन और बहुत सारे आए। ओके, एक और मीन्स ये जो डाइन वाले हैं ना सब अभी जो मतलब न्यूली डिस्कवर हुए, सिमेटिडीन, रेमिटिडीन, फेमोटिडाइन। ओके, दिस आर ऑल। और ये बेसिकली यूज किस में होते हैं? यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स,
Okay. So this was all about the H2 antagonist. So thank you very much. This was all about H1 antagonist, H2 antagonist, their uses and all that. Please, I hope you all like my this autocoid histamine series, and please do like this video, and if possibly then share it, and please do subscribe my channel. Thank you.